वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML और CSS के 12वें लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक उनका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम अपनी वेबसाइट्स के आज जिस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेबसाइट का लेआउट। याद रखिएगा कि वेबसाइट्स के मुख्तलिफ़ लेआउट्स की टाइप्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहली जो टाइप है उसको हम लोग फिक्स लेआउट कहते हैं। लेआउट से मुराद ये है कि जब आप अपनी किसी भी वेबसाइट को अपने पीसी पर, अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपको कैसी नज़र आती है, वो उस वेबसाइट का लेआउट होता है। तो सबसे पहला काम जो हम लेआउट में करते हैं या सबसे पहली टाइप जो लेआउट की हम लोग लिखते हैं वो फिक्स लेआउट है। अभी मैंने एक दो टेम्पलेट आपके सामने बनाए, उसमें मैंने जो लेआउट को यूज़ किया वो मेरा फिक्स लेआउट था। और याद रखिएगा कि फिक्स लेआउट टाइप में आप विड्थ को और हाइट को परसेंटेज में देते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अज्यूम दैट ये एक छोटा सा टेम्पलेट आपके सामने जो है लेआउट का मौजूद है। इसमें मैंने एक डिव लगाई है जिसको मैंने एक क्लास असाइन की है जिसका नाम है बॉक्स, और इंटरनल CSS ही मैंने इसमें यूज़ की है। तो जो मैंने बॉक्स की क्लास लगाई है इसको मैंने विड्थ 500 दी है और हाइट जो है वो 300 दी है, और इसको एक सियान कलर का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने असाइन किया है। अगर हम ब्राउज़र में जाके इसका रिज़ल्ट चेक करें तो ये एक डिव आपके सामने लगी हुई है जिसकी विड्थ मैंने आपको बताया 500 पिक्सल है और हाइट जो है ये आपकी 300 पिक्सल है। तो ये जो है ये आपका फिक्स लेआउट की एक एग्जांपल है। फिक्स लेआउट के बाद जो दूसरा लेआउट हम अमूमन यूज़ करते हैं उसे हम लोग इलास्टिक लेआउट का नाम देते हैं। इलास्टिक हम जानते हैं कि इलास्टिक की एक अपनी लेंथ होती है, एक स्पेसिफिक लेंथ होती है इलास्टिक की, जिस तरह आप रबड़ बैंड को देखते हैं। तो लेकिन उस इलास्टिक में क्वालिटी होती है कि अगर उसको खींचा जाए तो वो अपनी असल शक्ल से बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे वो अब दोबारा अपनी असल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो जब इलास्टिक लेआउट हम लिखेंगे तो इसमें हम लोग उसकी विड्थ जो है वो तो 500 पिक्सल रखेंगे, लेकिन हम उसकी एग्जांपल के लिए उसकी हाइट पे ये इलास्टिक लेआउट जो है अप्लाई करते हैं। तो इलास्टिक में ये होगा कि हम उसकी मिनिमम हाइट जो है वो 300 पिक्सल रखेंगे और मैक्सिमम हाइट जो है ऑटो रखेंगे। आइए बताता हूँ कि इससे क्या मुराद है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी डिव को हाइट या विड्थ नहीं देते तो वो कैसे बिहेव करती है। अज्यूम दैट मैं इसकी हाइट और विड्थ दोनों डिलीट कर देता हूँ। अब याद रखिएगा कि ये विड्थ ऑटो है। ऑटो से मुराद ये है कि अगर इसके अंदर कुछ लिख लिया जाएगा, अब ये डिव लगाई गई है, इसके डिस्प्ले ना होने का मकसद ये है कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। चलें, इसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक पैराग्राफ टैग लिखते हैं और इस पैराग्राफ टैग में हम वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग ये लें। इसको जब आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करके देखें। अब चूँकि हमने इस डिव को कोई हाइट और विड्थ नहीं दी, इसलिए इसकी विड्थ भी ऑटो है, यानी पूरी स्क्रीन पे है, और हाइट भी ऑटो है। ऑटो से मुराद ये है कि अगर इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा जाएगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया जाएगा जैसा कि ये लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को, अपनी हाइट को उसके मुताबिक एडजस्ट करेगी। अब अज्यूम दैट मैं इसी टेक्स्ट को, इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा आपके सामने रिपीट करता हूँ। इसका अब फ़ायदा ये होगा कि ये इसकी हाइट जो है ये ऑटो है। ऑटो से मुराद ये है कि जैसे जैसे इसमें डाटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। हम अगेन इसकी हाइट और विड्थ दोनों मेंशन कर देते हैं। इसकी विड्थ अज्यूम दैट 500 पिक्सल है और इसकी हाइट जो है अज्यूम दैट हम फिक्स कर लेते हैं 300 पिक्सल। अब देखने वाली बात यह है कि 300 इस विड्थ, अब देख लें इसकी विड्थ भी कम हो गई लेकिन इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल हो गई। अब सूरत हाल ये है कि अगर तो इसके हमने चूंकि इसकी विड्थ जो है इसको फिक्स कर दिया, यानी ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा फिक्स लेआउट, ये उसकी एक एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें इसमें डाटा नहीं भी लिखा जाता, इसकी विड्थ जो है ये तब भी 300 रहेगी, लेकिन अगर इसमें डाटा जो है वो लिख दिया जाता है, अज्यूम दैट मैं इसमें 3 4 5 कॉलम लिख देता हूँ, तो ये जितने पैराग्राफ लिखे हैं इनको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ। देखें, अब वो चूँकि उसकी हाइट जो है ये फ़िक्स थी, तो फिक्स से मुराद ये है कि अगर इसमें फर्दर डाटा लिखा जाएगा तो वो डाटा उसकी हाइट से बाहर निकल जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो ये है कि हम इसकी हाइट मेंशन ना करें तो ये ऑटो हो जाएगी, ऑटो होने से वो टेक्स्ट पूरा आना शुरू हो जाएगा। इवन दो कि इसमें हम अगर और भी एक दो पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें तो भी वो पूरे हो जाते हैं।
तो ऑटो रखना भी मुनासिब है, और यानी ऑटो से मुराद ये है कि अगर मेंशन ना करें तो वो ऑटो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखते देन ये देखिएगा ये डिव आपके सामने अपीयर नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। तो हमें मजबूरन इसकी हाइट जो है वो रखनी ही पड़ती है। अज्यूम दैट कि हम इसकी हाइट जो है वो 300 पिक्सल रखते हैं। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि ये हाइट जो है ये पहले ख़त्म हो जाएगी, जबकि मेरा डाटा जो है ये अभी बाकी है। इसका सोल्यूशन फिर ये है कि हम इलास्टिक लेआउट पे काम करते हैं। इलास्टिक लेआउट में फिर हम हाइट को सिर्फ हाइट नहीं लिखते, बल्कि हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का इस्तेमाल करते हैं। हाइट, सिंपल हाइट की बजाय फिर हम लोग मिनिमम हाइट का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम हाइट से मुराद ये होती है कि इस डिव की, इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद इसका रिजल्ट चेक कर लें। अब मिनिमम हाइट से मुराद ये है कि अगर आप इसमें कोई भी डाटा नहीं लिखते, ये डिव जो है ये टोटली एम्प्टी है, एम्प्टी होने के बावजूद ये कम अज़ कम 300 पिक्सल जो है अपनी हाइट बरकरार रखे हुए है, बेशक आप इसमें कुछ भी ना लिखें। लेकिन अगर आप इसमें कंटेंट बढ़ा देते हैं तो ये फिर ऑटोमेटिकली अपने आप को ग्रो कर देती है। तो कम अज़ कम ये मिनिमम हाइट लिखना ज़रूरी है। वैसे तो इसके साथ आप मैक्सिमम हाइट का भी वर्ड जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट में आप कोशिश करें कि आप ऑटो लगा दें। लेकिन अगर आप मैक्सिमम हाइट ना भी लगाएं तो और मिनिमम हाइट ही इस्तेमाल करें तो वो समझ जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम से क्या मुराद है। तो ये जो हमारी टाइप है इसको हम लोग इलास्टिक लेआउट कहते हैं, यानी इसमें हम लोग मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी टाइप जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में हमारी ज़रूरत है, वो है लिक्विड लेआउट। लिक्विड लेआउट को रिस्पॉन्सिव लेआउट भी बोलते हैं। लिक्विड लेआउट की ज़रूरत हमें क्यों होती है? देखिए, आज नाउ-अ-डेज़ जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, वो 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस पर एक्सेस करते हैं। अज्यूम दैट एक क्लाइंट जो है वो आपकी वेबसाइट को अपने सेल फ़ोन पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा क्लाइंट जो है वो उसी वेबसाइट को टैब पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तीसरा जो है वो उसको पीसी पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और चौथा जो है वो उसको स्मार्ट टीवी पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, अब ये वेरिएशन बहुत परेशान कुन है, क्योंकि सेल फ़ोन की स्क्रीन 2 इंच से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7-8 इंच तक जा सकती है, जबकि टैब की जो स्क्रीन साइज़ है वो तकरीबन 8-9 इंच से शुरू होकर 12-13-14 इंच तक चले जाता है। उसके बाद पीसी का जो स्क्रीन साइज़ है वो आप जानते हैं कि 12 इंच से लेके अप्रॉक्सीमेटली 22, 24, 26 इंच की स्क्रीन तक चले जाता है। और उसके बाद स्मार्ट टीवी जो है वो 24-26 इंच की स्क्रीन से स्टार्ट होके 32 इंच और 56 इंच और इवन 2 के 92 इंच तक भी आपका जा सकता है। तो आपने एक ऐसा लेआउट बनाना है जो आपकी 2 इंच की स्क्रीन से लेके 98 इंच की स्क्रीन तक फिक्स हो। तो इसके लिए फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी लिक्विड लेआउट की या रिस्पॉन्सिव लेआउट की। लिक्विड के लिए आप विड्थ को या हाइट को फिर परसेंटेज में तय करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें फिर आप विड्थ या हाइट में मिनिमम या मैक्सिमम का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप अज्यूम दैट विड्थ है तो विड्थ को हम पिक्सल में रखने की बजाय 100% रखते हैं। और चले, मैं इसको अभी हाइट में डिस्कस नहीं करता, हाइट में मैं इसको मिनिमम हाइट ही रहने देता हूँ, लेकिन विड्थ जो है वो मैंने इसकी 100% कर दी। अब देखिएगा, जैसे ही स्क्रीन को आपके सामने लोड करूँगा, अब इस स्क्रीन साइज़ को ज़रा रिड्यूस करके देखते हैं। फुल स्क्रीन पे इसका ये साइज़ आ रहा है। जैसे ही आप इसको मिनिमाइज़ करते हैं तो देखिएगा कि ये जो डिव आपने लगाई है, इस डिव के लिए स्क्रोल बार नहीं बन रही। स्क्रोल बार से क्या मुराद है, ज़रा एक दफ़ा वापस चलते हैं। अगर मैं इस डिव की विड्थ जो है अज्यूम दैट 900 पिक्सल रखता हूँ, तो 900 पिक्सल से मुराद ये है, इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ तक तो ये ठीक है कि जैसे ही ये स्क्रीन रिड्यूस होगी 900 पिक्सल तक तो ये आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही ये 900 पिक्सल से डाउन होगी तो ये देखिएगा ये एक स्क्रॉल बार बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 900 पिक्सल का मतलब ये है कि ये आपका फिक्स लेआउट है। लेकिन जैसे ही ये स्क्रीन छोटी होगी ये आपकी स्क्रॉल बार बढ़ती जाएगी और आपके क्लाइंट को दाएं बाएं स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये 900 पिक्सल से बढ़ती है तो फिर ये वहीं फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके साथ पिक्सल्स की बजाय 100% पे बात करें तो इससे मुराद ये है कि आपकी स्क्रीन अगर 100% है, ये देखें रिफ़्रेश करें तो भी ये पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, और जैसे ही आप अपनी इस स्क्रीन को रिड्यूस करते हैं ये देखें तो ये डिव जो है ये साथ साथ जो है स्क्रॉल हो रही है। एक बात का ख्याल रखिएगा
कि हाइट कभी भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल फ़ोन के यूज़र हैं तो आप जानते हैं कि अगर आप फेसबुक भी सेल फ़ोन पे चलाते हैं या आप व्हाट्सएप भी सेल फ़ोन पे चलाते हैं तो आप अगली पोस्ट के लिए स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन कंटिन्यूसली करते जाते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो किसी भी पोस्ट की, चाहे वो फेसबुक की है चाहे वो व्हाट्सएप की है, उसकी विड्थ पे आता है। तो इसलिए लिक्विड लेआउट का मकसद ये है, हाइट कभी भी इशू नहीं रहेगा, सिर्फ विड्थ का इशू आएगा। तो विड्थ को आप 100% कर लेंगे या 20% या 30% या 50% जितना भी आप रख लेंगे तो ये आपका रिस्पॉन्सिव लेआउट माना जाएगा, जिसमें आप विड्थ को परसेंटेज में गिनेंगे। जबकि हाइट जो है वो फिर सिंपली हाइट या फिर मिनिमम हाइट के थ्रू आप इससे काम ले सकते हैं। फिक्स लेआउट और लिक्विड लेआउट की एग्जांपल के लिए मैं एक दफ़ा दोबारा उसी टेम्पलेट पर लिए चलता हूं आपको, जो हमने 2 लेक्चर्स पहले बनाया था। आपको याद है कि हमने हेडर को जो विड्थ दी थी वो 1345 पिक्सल यानी फिक्स विड्थ दी थी। यही विड्थ मेन्यू को थी। उसके बाद लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार और मेन बॉडी, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 150 पिक्सल इसको दे दिया, 150 पिक्सल इसको दे दिया, 300 पिक्सल, बाकी 1045 पिक्सल हमने मेन बॉडी को दे दी। और फिर 1345 पिक्सल जो है वो हमने अगेन फुटर को दे दी। मैं इसका आपको ब्राउज़र में व्यू दिखाता हूँ। ये ब्राउज़र लेआउट है। अब इस ब्राउज़र लेआउट में ये हेडर, ये मेन्यू, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, मेन बॉडी और फुटर, और आप जानते हैं कि ये फिक्स विड्थ पे बनी है। अगर मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाऊं तो ये देखिएगा, कंटेनर 1345 पिक्सल, हेडर 1345 पिक्सल, मेन्यू 1345 पिक्सल, साइड बार को 150 पिक्सल। अब इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जब तक तो ये फुल स्क्रीन है तो ठीक है, जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे ये एक प्रॉब्लम जनरेट करेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बननी शुरू हो जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे हम इसकी स्क्रीन को रिड्यूस करते जाते हैं तो ये एक स्क्रॉल बार बनती जाती है। इस स्क्रॉल बार का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आजकल ये है कि हमारी, चूँकि ये साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो यूज़र जो हमारी वेबसाइट को मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस करेंगे उनको उनको ये साइट जो है ये स्क्रॉल करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे तो करनी पड़ेगी, लेकिन उनको दाएं बाएं भी ये साइट स्क्रॉल करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हमारी ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, लिक्विड लेआउट पे होनी चाहिए। चलें इसी टेम्पलेट को हम फिक्स लेआउट से लिक्विड लेआउट पे शिफ्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि इसकी विड्थ को पिक्सल्स की बजाय परसेंटेज में रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने ये 1345 पिक्सल की बजाय कंटेनर को भी 100% रख लिया, हेडर की भी विड्थ जो है वो 100% होनी चाहिए, मेन्यू की विड्थ भी आप जानते हैं कि 100% ही है। हाँ, अब ये यूँ करते हैं कि हम साइड बार जो है ये 15% जो है ये साइड बार लेफ़्ट वाली कर लेंगे और डेफिनेटली ऑटोमेटिकली 15% ही राइट साइड पे लग जाएगी, 30% होगी। अब बाकी जो आपकी मेन बॉडी बचेगी ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 70% बचेगी। और इसी तरीके से हम फोटो को भी दोबारा से पिक्सल्स की बजाय 100% कर देंगे। इसको सेव करें और सेव करने के बाद इसका ब्राउज़र में जाके व्यू देखें कि ये आपको क्या कहती है। अब याद रखिएगा, फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज तो नहीं आया। साइड बार हमने थोड़ी सी बढ़ा ली हैं, साइड बार को थोड़ा सा कम कर लें। चलें इस तरह करें कि हम लोग इसको 12% कर लेते हैं, लेकिन 12 और दोनों साइडों पे 24% हो जाएगा, तो दरमियान में जो है वो फिर आपको 76% करना पड़ेगा। ये लें। अब जब आप इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा, अब आल्दो कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। जो चीज़ फिक्स लेआउट में थी वही आपको जो है यहाँ पे लिक्विड लेआउट में नज़र आ रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये देखें, ये फुल स्क्रीन पे इस वक्त आपका टेम्पलेट खुला हुआ और इस फुल स्क्रीन पे नीचे कोई स्क्रॉल बार नहीं बन रही। आप इसको मिनिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ करने के बाद भी ये देखें, जैसे जैसे ये डिव छोटी, अब ये पहले 4 डिव्स थी, चूँकि इसको मैंने परसेंटेज पे नहीं लगाया, इसको मैंने पिक्सल्स पे लगाया। पिक्सल्स पे, थंबनेल को पिक्सल्स पे लगाने का मकसद ये था कि जब स्क्रीन साइज़ रिड्यूस करूं तो ये छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनके अंदर कोई इमेज वगैरह लगाएंगे तो फिर वो बुरे लगेंगे। तो देखें, जैसे ये फुल स्क्रीन थी तो इसने इसमें ये 4 डिव्स दी, जैसी स्क्रीन थोड़ी सी रिड्यूस हुई चौथी डिव नीचे चलेगी क्योंकि जगह कम थी, और ये देखें नीचे स्क्रॉल बार नहीं बन रही। इसी तरीके से इसको हम जैसे जैसे रिड्यूस करते जाएंगे तो ये देखें स्क्रॉल बार नहीं बन रही। यही सबसे बड़ी कामयाबी है आपके रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट की कि इसमें आपकी स्क्रॉल बार नहीं बनती। और ये देखें, अब ये सिर्फ एक डिव जो है रह गई और ये नीचे चलती गई।
अच्छा, ये जो है जी, ये आपका लिक्विड लेआउट है जिसमें आपने विड्थ जो है इसको परसेंटेज में दिया है पिक्सल्स की बजाय। तो इस तरीके से ये आपका एक टोटली रिस्पॉन्सिव लेआउट बन जाएगा। आल्दो इसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये लार्ज स्क्रीन है, लार्ज के बाद ये मीडियम स्क्रीन है, फिर ये स्मॉल है, फिर ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो इन सब पे थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस अगर मैनुअल कोडिंग करते हैं तो आएंगी। तो इन सब का हल जो है वो बूटस्ट्रैप है, जिसके लेक्चर जो है वो अनकरीब शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद एक और अगली क्लास जो है उसमें एक छोटा सा HTML और CSS की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया गया, इसको भी देख लें और उससे अगले लेक्चर को भी देख लें। तो उसके बाद हम जो है वो बूटस्ट्रैप शुरू करेंगे, ताकि ये जो रिस्पॉन्सिव है इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव साइट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और अगले प्रोजेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बूटस्ट्रैप की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी ये वीडियो के ऊपर आपको आई का जो बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी आपको बूटस्ट्रैप की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नज़र आएगा। तो बेहतर ये है कि इस वीडियो और अगली वीडियो के बाद पहले आप बूटस्ट्रैप को देख लें, और बूटस्ट्रैप के बाद फिर हम आगे जावास्क्रिप्ट और फिर उसी तरीके से बाकी सीरीज़ जो हैं उनको लेके चलते जाएंगे।